ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने आई थिंक मैंने आपको कॉन्फिगरेशन लिखना सिखाया था। आप लोगों ने पढ़े हुए हैं क्वांटम नंबर्स, थोड़ा बहुत आइडिया है ना? ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे बेसिक क्वांटम नंबर्स के ऊपर, बट उससे पहले देखो हम लोग लास्ट क्लास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा था। ठीक है, तो एक तो वो अपने पास हो गया, और दूसरा डी ब्लॉक वालों का भी लिखते हैं, 3D सीरीज का। चलो तो देखो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले जो आपके पास सीरीज आती है वो बेसिकली फोर्थ पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल का, और इसे हम लोग कौन सी सीरीज के नाम से जानते हैं? 3D सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेलो विष्णु, हेलो सागर। तो देखो 3D सीरीज में कौन कौन होता है? पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम, फिर कौन होता है? टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और होता है ना। इनके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके साथ साथ इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आने चाहिए। तो बताओ स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D1 4s2, इसका 3D2 4s2, इसका 3D3 4s2। लेकिन क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, वो क्या होता है? 3D5 4s1। सही है। फिर मैंगनीज का कितना होता है? 3D5 4s2। आयरन का 3D6 4s2। कोबाल्ट 3D7 4s2। निकल हो गया 3D8 4s2। अब वैसे कॉपर 3D9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन होता कितना है? 3D10 4s1। और जिंक क्या होता है? 3D10 4। ये अलग क्यों जाते हैं? क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। अभी यहां पर कितने आ रहे हैं? 5 हाफ फिल्ड। यहां कितने आ रहे हैं? 10 फुल फिल्ड। जनरली ऐसा बोलते हैं कि, अब ये देखेंगे भी हम, कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिवली क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। बट इसका एक्चुअल लॉजिक कुछ और है, वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे, अभी नहीं, अभी तो बताऊंगा नहीं, तो छोड़ रहे हैं बस इसको। तो अभी तो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड के हिसाब से ही बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, ये होता है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, इसके बाद चलते हैं देखिए अगले पीरियड के ऊपर, जो कि हमारा 5th पीरियड है। और 5th पीरियड में इसे हम कौन सी सीरीज बोलते हैं? 4D सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं? तो 4D सीरीज को अगर आप देखोगे इसमें कौन कौन आता है? देखो, यट्रियम, यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें, राह में, पड़े अगर कोई। जैसे भी आप याद रखते हो, ये यट्रियम, ये जिरकोनियम, ये नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूदियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, अभी आप देखो, अगर आपको निमोनिक लिखना हो तो लिख लेना, यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें, राह में, पड़े अगर कोई। जिसको याद रखने का तरीका होता है। अभी आप देखें, ये 21 है, मैंने आपको रूल सिखाया था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो 4th पीरियड में आ गए 21 + 18 कितना हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर 39 होगा। अब आगे बढ़ते हो, ये 40 हो जाएगा, 41, 42। ठीक है जी। अभी देखो, इस सीरीज में
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी तरह नहीं बनते, इनमें कुछ डिफरेंट होते हैं। तो भाई एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को आप याद रखना। फिफ्थ पीरियड में 3 and 9 नहीं आता। क्या नहीं आता? 3 and 9 नहीं आता। इसका मतलब क्या है? देखो, इसको हमने कौन सी सीरीज बोला है? 4D सीरीज। तो ये कौन सी सीरीज थी? इसमें 3D और 4S भर रहा था। इसमें कौन भरेगा? 4D और 5S दिखता है। अब देखो, पहला इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा, 4D1 5S2। इसमें जाएगा, बताओ ये क्या बनेगा? 4D2 5S2। अब ये क्या बनता? 4D3 5S2 बनता, लेकिन इस सीरीज में 3 नहीं आता है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब, क्योंकि ये ट्रिक है, ध्यान रखना, लॉजिक नहीं है कोई, ये सिर्फ अपने याद रखने के लिए क्या है, ट्रिक है कि इस सीरीज में 3 और 9 नहीं आता है। अब 3 नहीं आ सकता तो हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4D4 5S1। ये बन जाएगा 4D5 5S1। ये बन जाएगा 4D5 5S2। बोलो समझ में आ रहा है? फिर ये बन जाएगा क्या? 4D6 5S2। ये क्या बन जाएगा? 4D7 5S2। ठीक है? नहीं, कुछ ना कुछ गलती हुई कि देखना मेरे से, 2 6S1 आएगा, एक ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा। 5S1 है ना, ये बनेगा 4D6 5S1। इसके दो होते हैं, या तो उसको 4D6 5S1 लिख सकते हो, एनसीईआरटी में गिवन है, या फिर इसे 4D5 5S2 भी लिखते हैं। टेक्नीशियम के दो कॉन्फिगरेशन लिखे जाते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से इसकी प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये बनता है 4D7 5S1। ये क्या बनता है? 4D8 5S1। अब ये बनना क्या चाहिए था? 4D9 5S1, लेकिन 9 तो आता ही नहीं है। तो फिर से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, ये बन जाएगा 4D10 5S0। फिर ये क्या बनता है? 4D10 5S1 4D10 5S2। तो इस तरह से आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आपको एक बार में याद हो जाएगा, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आगे चल के जब आप डी ब्लॉक पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पर ये आपके काम में आते हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। हो गया? चलो आगे चलिए। इसके बाद आती है आपकी 5D सीरीज। कौन सी सीरीज है? जो कि पीरियड टेबल का 6th पीरियड बनता है। इसको हम लोग 5D सीरीज के नाम से जानते हैं। उसमें सबसे पहले आता है लेंथेनम La, और इस पे हम लगाते हैं स्टार। आई होप आप सभी लोगों को स्टार का आइडिया है। क्या होता है स्टार? तो देखो, 39 + 18, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57। लेकिन ये जो स्टार है, ये दिखाता है लेंथेनॉइड्स को। किसको दिखाता है? जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 वेरी करता है। तो इसके और अगला एलिमेंट जो है वो है हॉफनियम। कौन है? हॉफनियम। इन दोनों के बीच में यहां पर 14 लेंथेनॉइड्स आते हैं। क्या आते हैं? तो देखो, ये 57, बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 72। तो ये बनता है ला हफ्ता वर्ना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। ठीक है? ला हफ्ता वर्ना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। इसको याद रखने की ट्रिक है। अब आप देखो, इसको याद रखने के लिए आप सिंपल याद रखना है, इस सीरीज में 8 नहीं आता। क्या नहीं आता? तो अगर 8 आया तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। हो जाए शुरू। अभी देखो, ये 4D था ना, ये 5D सीरीज। बताओ क्या बनेगा? ये 5D1 6S2 बनेगा। बताओ अगला क्या बनेगा? बोलो। 5D2 6S2। उसके अगला
5d3 6s2। इसके अगला, अब आप सोचोगे ऐसा बनना चाहिए, इल्ले ऐसा से कुछ नहीं बनता, भरते जाओ। 5d3 6s2, ये क्या बनेगा 5d4 6s2, ये 5d5 6s2, ये 5d6 6s2, ये 5d7 6s2, और ये क्या बनना चाहिए था 5d8 6s2। लेकिन इस सीरीज में 8, तो कोई बात नहीं, इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, बताओ ये क्या बन जाएगा 5d9 6s1, ये बन जाएगा आगे 5d10 6s1, और ये बन जाएगा 5d10 6s2। बोलो बात समझ में आ रही है? कहां खो गए? ठीक है, इसकी आज प्रैक्टिस करना, आपको सिर्फ इसे एक ही बार सीखना है, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। एंड टुडे इज द परफेक्ट डे, क्योंकि आपने आज ये पढ़ा है। इसको आज आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार बिना देखे बनाने की कोशिश करें, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। कॉपी कर लो। चलो आगे, लिख लिया सबने? लिख लो आराम। बहुत तेज गर्मी हुई, 1 महीना बड़ा दुखदाई है। चले चल, फिर देखिए, ये आपको पता है इसका टर्न नंबर 30 है, बताओ इसका कितना होगा 30 + 18 48। बताओ इसका कितना होगा 48 प्लस, देखो कौन सा पीरियड आ गया 6, क्या होता है 2 8 8 18 18 32, 1 2 3 4 5 6 पीरियड में कितने जोड़ोगे 32, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 80। फर्दर इनके ग्रुप नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए, तो ये होता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। डन, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखो, हम किसी भी एलिमेंट का डिटरमाइनिंग ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट, तो एक एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हम कैसे पता करेंगे? अगर हम उसका एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है, फ्रॉम एटॉमिक नंबर, तो देखो उस एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर निकालें, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक सिखा रहा हूं, देखो मैं ना ऐसे एक बेसिक फॉर्मेट बना लो पीरियडिक टेबल का। क्या पीरियडिक टेबल दिखने में कुछ ऐसी होती है, थोड़ा बड़ा, ठीक है। यहां पर कौन होता है हाइड्रोजन,
लाइक दिस, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के बाद कौन कौन आता है, इधर देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सब तो आते रहता है, खैर मुझे इनसे मतलब नहीं है। तो 1 2 3 ये 4th पीरियड है। फिर इसके बाद आपके पास ऐसे ग्रुप 3 आता है, फिर 4 5 6 और लास्ट में कौन सा आता है, ग्रुप, यहां होता है जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, यहां हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। इनको मैं बोलता हूं हिंज पॉइंट्स, हिंजेस हैं जिनसे हम काम में लेंगे चीजों को। फिर इसके बाद आप यहां से यहां आ जाओ, तो यहां होती है नोबल गैस हीलियम, और यहां होता है बोरोन। इनको आप लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लाइक दिस है। आप लिखो ग्रुप नंबर, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18, ठीक है। अब यहां पे लिख लो आप चाहो तो हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। सेकेंड पीरियड ये आपका, थर्ड पीरियड ये आपका जाएगा 4th 5th और ये 6th और फिर 7th पीरियड नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th 5th 6th। अब आपको रूल पता है जो मैंने अभी सिखाया, क्या होता है, 2 8 8 18 18 32। आपने देखा 4th 5th 6th यहां लेंथेनॉइड आता है, जो कि कहां से कहां तक होते हैं, 58। तो देखो, इससे पहले तो हम 18 एलिमेंट ही ऐड करेंगे, इससे पहले, क्योंकि इसके बाद आया ना बाकी के 14, इसके बाद वालों में हम 32 ऐड करें। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं समझाता हूं कैसे। बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 कितना है, 55। देखो यहां आ गए, लेकिन यहां 18 ही ऐड किए, क्यों, है ना। अभी आप यहां पर आओगे ना, यहां कौन था, स्कैंडियम, फिर यहां पे कौन था, टाइटेनियम, यहां कौन था, यट्रियम, जिरकोनियम, लेंथेनम, हॉफनियम। डिफरेंस समझना, जो मैं इसको रटवा नहीं सकता इसलिए। तो 37 18 किया था ना यहां, देखो ये होता है 21। बताओ 21 + 18 39, 22 + 18 40, 40 + 18 58 होता, लेकिन यहां पे क्या आ गया, एक्स्ट्रा 14 आ गया ना पहले ही। 18 यहां से यहां आने के और 14 यहां से यहां के। बताओ 40 + 32 कितना होता है, 7। समझ में आ रहा है। तो 6th पीरियड में थर्ड ग्रुप के बाद हम क्या ऐड करेंगे, 72, एक चीज, ठीक है। बताओ हीलियम 2, 2 + 8 10 + 8 18 + 18 36 + 18 54 + 32 ऐड कर रहा हूं, देखो 86 और फिर 118, दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि एक लेंथेनॉइड्स कहां से कहां तक होते हैं, 58 से 70। दूसरे होते हैं एक्टिनाइड्स, वो होते हैं 90 से 103। ये सब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 में लाई करते हैं। कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, अगर आप सोचो मैं इसके नीचे 7th पीरियड बनाऊं, तो लेंथेनम के बाद यहां पर आता है एक्टिनियम। कौन आता है, तो देखो 39 + 18 ये था 57, 57 + 32 89। तो देखो 89 एक्टिनियम भी ग्रुप 3 में है, और 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक कौन आ जाएंगे, एक्टिनॉइड्स। वो भी किस में होंगे, ग्रुप 3 में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 98, बताओ उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या होगा। तो ये तो इधर आ गया ना, तो ग्रुप नंबर तो कितना है, 3। बताओ पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 7। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो इसकी जगह आपसे कोई और नंबर दे दे आपको, बोले कि यार z = तुम तो एक बात बताओ मेरे को 53 का आएगा, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां जाऊंगा,
और मैं यहां देखूंगा, देखो ये रहा 54, इसको रटने की जरूरत नहीं ना, एटॉमिक नंबर निकालना आ गया। तो अगर 54 यहां है तो भैया 53 यहां पर होगा। तो 53 का ग्रुप नंबर कितना हो गया 17, और पीरियड नंबर क्या हो गया 5। आप बोलो कोई एटॉमिक नंबर रैंडम, कुछ भी, 70, 78। चलो भाई 78 कहां मिलेगा, देखो ये 30, 30 प्लस 18 48, और 48 प्लस 32 80। अगर ये 80 है तो 79 होगा और ये 78 होगा। तो 78 वाले ग्रुप नंबर कितना हो गया 10, और पीरियड नंबर कितना हो गया 6। कोई और लकी नंबर 105। चलिए 103 तक यहां आ गए, 104, 105। 105 का ग्रुप नंबर कितना होगा 5, और पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 7। वैसे ही बता दूं 100 के बाद, मतलब 103 के बाद रादर, जो उसका लास्ट डिजिट है ना वो इसका ग्रुप नंबर है। 104 का 4, 105 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 10 का 10, 11 का 11, चलता रहेगा। 103 है ना, 103 पे 3 खत्म हो गया, अब 104 पे चौथा ग्रुप आएगा, कहानी चलती रही। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, पहले पूछे गए हैं, एक एलिमेंट दे देगा, ये इसको कहीं यूज कर लेता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, फिर बोलेगा उसके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का सम बताओ। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास एक एलिमेंट है, अभी तो खैर ज्यादा आपने पढ़ा नहीं है, इसकी कहानियां सुनाएगा वो कि एलिमेंट है, ऐसा कुछ करता है, ऐसा कुछ करता है, उसको पहचानोगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं लिख दूं कि एलिमेंट है लेड, बताओ सम ऑफ पीरियड नंबर प्लस ग्रुप नंबर। यार सचिन आज तो बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आपकी तरफ से होगी यार, हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप देखो, लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 82। कितना होता है, चलो अब बताओ इसके पीरियड नंबर से ग्रुप नंबर का सम। जरूरी नहीं मैंने जो कहा वो आप वही मेथड यूज करो, आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो। कौन सा पीरियड, चलिए देखो ये कार्बन फैमिली में कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन कौन सा है 14th ग्रुप, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, 14 प्लस 6 आंसर कितना आ गया 20। ऐसा भी नहीं कि आपको हर बार पीरियोडिक टेबल पे ही जाना पड़े, डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते। सही है, कोई डाउट? ठीक है, चलो तो ये बेसिक चीज सीखने के बाद एक और चीज बताया था मैं आपको इसी में, हो गया फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई अगर आपने एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया है, उससे भी आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, अभी इतना आप इसमें इवॉल्व नहीं हो पाओगे, पर जब आप एंड में पहुंचोगे, पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ लोगे, तो आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। तो जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज सम (5d5 6s1), ये एक एलिमेंट है,
मुझे इसका ग्रुप नंबर भी बताना है और पीरियड नंबर भी बताना है, ठीक है। अब आप देखो 6s में 1 है और 5d अभी पूरा नहीं भरा है, इससे आपको थोड़ा ब्लॉक का भी आइडिया लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले भी, 1s 2s 2p, फिर क्या आएगा 3s 3p 3d, है ना, ऐसे ही आएगा 4s 4p 4d 4f, फिर सिमिलरली आएगा ये 5s 5p 5d 5f, फिर आएगा 6s, है ना। तो दो तरीके हैं, या तो आपको कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया रहे कि भाई देखो डी ब्लॉक वाला कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा ही होता है। अगर मैं डी ब्लॉक के जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो होता है n-1 d 1 to 10 और ns 0 to 2। जनरल मैं एनसीईआरटी के साथ लिख रहा हूं, 0 को लिखती नहीं है एनसीईआरटी, ns 1 से 2 है, ऐसा। इसको जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आप इनमें से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन देख लो, ये n, ये n-1, ये n, ये n-1, ये n और ये n-1, तो ns में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, और n-1 में 1 से लेकर 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। इसको हम बोलते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? तो देखो इसको देख के नजर आ रहा है, इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के, कि यार ये तो डी ब्लॉक का लग रहा है। बोलो लग रहा है नहीं लग रहा है? अब या तो आप इसको इसके कॉन्फ़िगरेशन से पहचान लो कि यार ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो अभी पीरियड नंबर निकालने में सबसे आसान काम होता है। अगर आप सिर्फ पीरियड नंबर निकालना चाहते हो तो वो हो जाता है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n इन कॉन्फ़िगरेशन। आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, ये बता दो सिर्फ। तो भैया n की लार्जेस्ट वैल्यू 6 दिख रही है मुझे तो, क्योंकि अगर देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसा देखूं, तो अगर मेरा 6s भर गया है, उससे पहले 5 4 5 4 4 ये सब भरे होंगे, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 6 है। तो देखो n की वैल्यू आ गई 6, मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा है? पहली बात तो 6th पीरियड, किसको बिलोंग कर रहा है? फिर इसका ग्रुप नंबर निकालना है, तो या तो कॉन्फ़िगरेशन से निकालो, या फिर आप क्या करो, देखो 6s तक भरते हैं, बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 होंगे ना। अच्छा ये मानते हैं उससे पहले सारे भर चुके होंगे, क्योंकि इसके बाद ही 5d भरना शुरू होगा। तो देखो 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक हो गए, इसमें 6 आते हैं ना, 6 12 18 24 24 प्लस 10 34 34 10 44 10 54। अब 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 55 और d में कितने हैं? 5 60। इसका जो एटॉमिक नंबर हो गया वो हो गया 60। बोलो समझ में आता है? याद बात कुछ नहीं रखना। अब 60 वाला कहां पहुंचेगा बताओ? सिक्सटी वाले का ग्रुप नंबर बताओ। थर्ड ग्रुप, क्योंकि 60 वाला कहां पर होगा? इसमें गलती कर दी मैंने, कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं बनेगा इसका। 5d भर रहे हैं ना अपन, गलती कर दी ना, ये रहा, ये भी तो आएगा। फोर एफ भी बनेगा ना, 4f में जाएगा। हाँ 5d 5 6s 1 भी बने। अच्छा 5d 5 6s 2 बनेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपन ने गलती कर दी ना। 6s भरा है और 5d भरा है, तो उससे पहले कौन भरा होगा? 4f। मैंने कॉन्फ़िगरेशन गलत दे दिया आपको एक्चुअली। एक काम करो, इसको 4d कर लो, तो कॉन्फ़िगरेशन ही गलत लिखने में आ गया। बट आई होप मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। तो 4d 5s2 ये ले लो,
है ना, वो मैंने कॉन्फिगरेशन गलत लिख दिया, एफ ब्लॉक का चला गया वो। तो 4D का है भाई, ये रहा, है ना, 4D के बाद 5S है, ये रहा 5S और 4D, इनको हटा दो। तो देखो यहां से पहले कौन कौन भर चुका है। अब देखो n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो गई 5, तो उसका पीरियड नंबर तो कितना हो जाएगा 5, तो ये बिलोंग कर रहा है 5th पीरियड। वो तो क्या है, कॉन्फ्यूजन गलत लिख दिया था। अब एटॉमिक नंबर निकाल लो, तो 4D से पहले पहले ये सब भर चुका है, इसकी भी भरा है, 1 2 3 4 8 18 18 और 8 26 और 10 36, है ना, और 5S में 2 इलेक्ट्रॉन 38 और 5 यहां कितना हो गया 43, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया है 43। ठीक है, अब 43 देखो कहां पर आएगा, तो भाई साहब कैडमियम जो है वो 48 पे आता है, ये रहा, आएगा ना, या फिर ये आपका 40 पे आ रहा है, 40 पे आ गया ग्रुप नंबर 4, 41 42 43, ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा 7, इसका ग्रुप नंबर कितना होगा 7 और पीरियड नंबर कितना होगा 5। फिर मैं आपको आगे इसका एक और ट्रिक होता है, अगर आपने पहचान लिया डी ब्लॉक, ट्रिक कुछ नहीं है, देखने से पता लग जाएगा। तो अगर ये डी ब्लॉक का है तो जो ग्रुप नंबर है वो होता है सम ऑफ n-1 d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने ये पहचान लिया कि डी ब्लॉक का है तो जितने इलेक्ट्रॉन उसके डी में है n-1 डी में और s में, उनको जोड़ दो, बताओ कितने थे, यहाँ कितने थे 2, 5 + 2 कितना हो गया 7। जैसे मैं आपसे बोलूं आयरन, बताओ आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो 3d6 4s2, तो बताओ इसका पीरियड नंबर कितना 4, बताओ इसका ग्रुप नंबर कितना 6 + 2, दिख रहा है। वीडियो अटक रही है ना, 1 सेकंड रुको, मैं ठीक करूं। चलो देखो अपने दो, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया ना कैसे निकालेंगे इसको। ऐसे अपन हर ब्लॉक के लिए निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई एस ब्लॉक का है, तो देखो हर एक का आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए। तो किसी भी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे एस ब्लॉक है ना, तो एस ब्लॉक में देखो कौन कौन थे, आप पीछे घूम के देखोगे, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, क्या होता है, और दूसरा कौन आता है, बेरिलियम मैग्नीशियम वाली लाइन आती है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NS2। एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS122 होता है। क्या होता है, ऐसे आप देखो, अगर आप जाओगे पी ब्लॉक में, तो अगर आप पीछे चल के देखो तो वहां भी देख सकते हैं, हमने जहां पीरियड टेबल बनाई थी, ये रही, देखो NS2NP1 से लेकर NS2NP6 तक। ठीक है, इसका अगर आप जनरल क्वेश्चन देखो तो क्या बनेगा NS2NP6, सही है। फिर तीसरा ब्लॉक कौन सा है आपका, डी ब्लॉक। तो बताओ डी ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था जनरल, n-1 d 1 to 10 और NS1 to 2, सही है। और आखिरी ब्लॉक कौन सा है, अपना एफ ब्लॉक। तो ना कॉलोनी को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, ए ब्लॉक वाले घर, बी ब्लॉक वाले घर, सी ब्लॉक वाले घर, हाँ पी में 1 to 6 आएगा, सॉरी 1 to 6, ठीक है। और लास्ट कौन सा होता है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आप आगे चल के देखोगे इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन होता है n-2f 1 to 14 जाता है, ठीक है, लिख के छोड़ दो अभी। तो n-1 d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ns में 1 से 2 ऐसा। खैर एफ ब्लॉक की देखो, अब इनके पीरियड नंबर तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, है ना, पीरियड नंबर तो कैसे निकालोगे, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। और अब ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे,
ग्रुप नंबर। तो बहुत ध्यान से देखें, अगर आप एस ब्लॉक वाले में हो, किसमें हो, एस ब्लॉक वाले में, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस ऑर्बिटल। जैसे मैंने लिखा पोटेशियम, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 4s1, क्या होता है, उसका ग्रुप नंबर भी कितना हो गया, 1। सही है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो लास्ट क्या हो गया, 3s। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, है ना। तो बताओ ग्रुप नंबर भी कितना हो गया, 2। अगर आप p ब्लॉक वाले में हो, तो p ब्लॉक वाले में आप खुद देखो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, तो कुछ भी नहीं है, सम ऑफ ns, सॉरी ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 10 प्लस सम ऑफ ns एंड np इलेक्ट्रॉन्स। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसका लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जनरली गेट फॉर्मूला बता के याद रख लो, याद नहीं रखना। देखो एक स्टेप और भी चलते हैं, उसमें अलग अलग लिखे हैं। हाँ जो ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, ये और ये। तो बताओ एस और डी के बीच में कितने एलिमेंट हैं, 10। ठीक है, 10 प्लस एनएस के इलेक्ट्रॉन्स और जितने एनपी के होंगे, इसलिए अपन ने वो फॉर्मूला बना दिया उसको। तो फॉर्मूला याद नहीं रखना है ना, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। डी वाले मैंने आपको बताया, बताओ ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ n-1 डी एंड एनएस इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें सोचना ही नहीं है, एफ ब्लॉक वालों का ग्रुप नंबर हमेशा 3 होता है। जितने भी लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं उनका ग्रुप नंबर हमेशा क्या होता है, 3 होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो पीछे चलते हैं, कॉन्फिगरेशन लिखे ना आपने, ऊपर मत देखना। बताओ इसका ग्रुप नंबर 7 + 1 8, इसका 8 + 1 9, इसका 9 + 1 10, इसका 4 + 2 6। दिख रहा है साफ साफ। आपको पी ब्लॉक वालों का निकालना है, ये पी ब्लॉक वाला है, ये रहा 4s2 4p4, 4 + 2 8, सॉरी 6 + 10 16। समझ में आ रहा है। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए हैं। आप एटॉमिक नंबर से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकाल सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। चलो फिर देखो, इसके बाद एक और बेसिक चीज सीख लेते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर्स में आती है, फिर आपको उस टाइम कवर नहीं करते हैं, अपन रह जाती है, इसलिए भी आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। तो देखो, आप सभी लोगों ने सुना है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होते हैं, स्टेबल। ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालें नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, आवाज आ रही है ना सबको, हेलो हेलो आ रही, ठीक। तो एक हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी है उसकी हम लोग यहां पर बात करते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है, इसके 2 मेन रीजन होते हैं, ठीक है। पहला रीजन तो आप बोल देते हो बोलने को, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो दूसरा मेजर रीजन होता है वो होता है ओवरऑल वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। देखो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का मतलब क्या है, जैसे P है, आपने सबने सीखा है P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, और उन 3 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। तो अगर 6 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसे हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, हाफ फिल्ड। और अगर
इसमें पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसे हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे? फुल फिल। सिमिलरली अगर हम डी ऑर्बिटल को देखें तो उसमें डी सबशेल को, है ना, ध्यान रखना, डी ऑर्बिटल और डी सबशेल में फर्क होता है। डी ऑर्बिटल कौन सा है? ये एक, ये भी डी ऑर्बिटल, ये अलग अलग। जब सबको एक साथ गिना जाएगा तो क्या बोलेंगे? डी सबशेल। तो डी सबशेल में अगर 5 आ जाए तो हाफ फिल्ड, और डी सबशेल में अगर 10 आ जाए तो फुल फिल्ड। बोलो दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब क्या होता है, तो पहले तो दिख रहा है, देखो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो आप समझ गए होंगे, बराबर बराबर बढ़ गया सब में। तो सब में बराबर बढ़ जाए तो सब खुश होते हैं। भाई दुनिया में दिक्कत कब होती है लोगों को? जब किसी को किसी से कम या ज्यादा मिल जाए। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो आज आपके परिवार में, या आपकी मान लो आपकी, चलो ऐसा मानते हैं एक पिताजी, उनके 3 बेटे थे। अब पिताजी बोले यार मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, अब मैं चिल मारूंगा, बिल्कुल खेती करूंगा जाके गांव में, तुम भाड़ में जाओ, तुम मुझे करना, बिजनेस तो उनका बढ़िया, तो बिजनेस का बंटवारा करेंगे। अब अगर तीनों भाइयों को बिल्कुल बराबर दे दिया जाए, 33, तो किसी भाई को किसी से कोई हो सकती है दिक्कत, हो सकता है ज्यादा काम करता, बोले यार ज्यादा काम करेगी 33, कोई तो काम ही नहीं करता उसको भी 33। पर मान लो तीनों बराबर काम करते हैं, तीनों को 33 दे दिया, तो किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब एक गड्डी तेरी, एक गड्डी मेरी, 2 गड्डी तेरी, 2 गड्डी मेरी, है ना? अभी तो दिक्कत होती है। भाई मैं फेल हो जाऊं दिक्कत नहीं, मेरा दोस्त पास, वो पास हो गया तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। 30 साल कैसे पास हो गया, मुझको फंसा के खुद निकल गया है। तो सबसे ज्यादा दुख पता कब होता है? जब अपने दोस्त के मार्क्स ज्यादा आते हैं, अपने कम है उससे इतना दुख नहीं होता है। तो सेम कहानी है, यहाँ सबको बराबर मिल गया, सबके सब क्या है? खुश है। एक रीजन तो होता ही है, बट ये मेजर रीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है ये एक्सचेंज एनर्जी। तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम बात करते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करते हैं, कंपेयर P3 एंड P4। इनमें से एक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है और एक कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं पार्शियली फिल्ड। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं P3 को देखूं तो उसमें भैया हर डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 1, 2 और 3। और अगर मैं P4 को देखूं तो उसमें हर डब्बे में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन आ गए इस तरीके से। बोले दिखाई देता है आप लोगों को? ठीक है जी। अब आप देखें इस कॉन्फ़िगरेशन में, अब ये एक्सचेंज एनर्जी किस चिड़िया का नाम है, पहले उसको सीखते हैं। तो होता क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, एक बार सब आंख बंद करो, कोई नहीं देखेगा, आंख बंद करो भाई, आंख बंद करो रे, फिर खोल दी, ठीक है? अब खोल लो, बताओ मैंने इनमें से किसी इलेक्ट्रॉन को इधर उधर शिफ्ट किया या नहीं किया है? मैंने तो किया है, मैंने तो, बताओ पता चलेगा नहीं चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों? सेम है। हो सकता है मैंने किया है, इन्होंने तो झूठ बोल रहा हूं, वैसे मैं झूठ ही बोल रहा हूं, मैंने कहा किया है। पर अगर कर भी दूं, आपसे आंख बंद करूं, इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, फिर बोलो आंख खोलो, देखो क्या ही फर्क दिखेगा आपको? कुछ भी नहीं। जब तक उनकी पोजीशन में, उनकी शेप वगैरह में कोई चेंज नहीं, तब तक आपको कोई चीज नजर। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं इस भैया को इधर भेज दूं, इस भैया को इधर भेज दूं, इस भैया को इधर भेज दूं, तो भी इनके दिखाई देने में, इनके कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके इधर जाने में और इसके इधर आने में ऊर्जा खर्च होगी, एनर्जी। क्या खर्च होगी? तो एक कॉन्फ़िगरेशन में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन, कौन से वाले? आप सोचो, मैं आपको बोलता आंख बंद करो और उसके बाद बोलता इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको फटाफट से पता लग जाता कि पहले यहां था उल्टे वाला, अभी इधर आ गया, इसको हटा दिया मैंने। लगता नहीं लगता? लेकिन अगर तीनों का स्पिन सेम है तो आपको पता, तो सेम स्पिन वाले अपनी जगह को क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज। एक कॉन्फ़िगरेशन में अगर तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, इसका इधर जा सकता है। जैसे होता है ना, आप जब यहां भी पढ़ रहे हो, आप कोचिंग में भी या स्कूल में भी पढ़ते थे, तो आपकी एक जगह थी, लेकिन कभी भी आप बेवजह अपनी जगह चेंज कर लेते थे कि आज इसके पास बैठूंगा, तो कोई कारण नहीं है। आप पूछो क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन की इच्छा। भाई बच्चे की इच्छा, वो कहां बैठना चाहता है, आज इस वाली पे, कल उस वाली टेबल पे, उसकी इच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है?
तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज करते हैं। उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज, उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी के नाम से हम इसे जानते हैं। टर्म समझ में आया? सो डेफिनेशन लिख देते हैं पहले तो एक्सचेंज एनर्जी। क्या है, द एनर्जी रिलीज्ड when two electrons with same spin exchange their position। जब दो इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन क्या है, सेम है, अगर वो एक दूसरे से अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, हाँ बोलो। सेम स्पिन वाला कोई भी कर सकता है। एक सेकेंड, हाँ बोलो। इसमें दो उसमें वो आगे नहीं आ सकता है। हाँ क्योंकि सर वो नहीं एक्सचेंज मैं बता रहा हूँ। देखो अब जैसे मुझे देखो यहाँ पर गिनने नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स है ना, इसका फॉर्मूला भी सिखाऊंगा मैं आपको अगले पेज पर, और अगले पेज पे गिनवा भी देता हूं। ठीक है, तो देखो आपके पास P में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब पहले हम देखते हैं, बताओ क्या ये इससे अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, क्या ये इससे अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, और ये इससे अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। ये इससे करे, ये इससे करे, एक ही बात है। बताओ कितने एक्सचेंज पेयर बने हैं? बाकी लोग विमल खाली क्या? तीन। ठीक है जी, 3 बन गए। तो बताओ एक्सचेंज एनर्जी रिलीज कितनी होगी? -3E। कितनी होगी? मतलब वैसे माइनस लगाना चाहिए, रिलीज बोल दिया तो, बट अभी समझाने के लिए बना रहा हूं। माइनस का मतलब क्या है, कितनी एनर्जी क्या हो गई है, रिलीज, है ना। अब देखो ये तो आपने सुना होगा कि जो उड़ता है वो पिटता है, मतलब जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, उतनी ही कम। बताओ यहां एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो हम क्या बोलेंगे, हायर इज द ओवरऑल, या फिर साइंस में इसका एक टर्म होता है एग्रीगेट। क्या होता है? एग्रीगेट एनर्जी रिलीज्ड। मोर स्टेबल विल बी द कॉन्फ़िगरेशन। बोलो समझ में आ रहा है? तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम उतना ही क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। ओके जी, अभी आते हैं P4 वाले में। देखना ध्यान से सभी लोग, 1 2 3 4। चलो एक्सचेंज पेयर्स गिनते हैं। क्या गिनते हैं? नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स। बताओ कितने होंगे? तो देखो ये इससे एक्सचेंज कर सकता है 1, ये इससे कर सकता है 2, और ये इससे कर सकता है 3। बताओ ये किससे एक्सचेंज कर सकता है? इल्ले मतलब किसी से नहीं। इल्ले का मतलब समझते हो ना आप? ठीक है, नहीं समझते तो आज समझ गए होंगे। 3 एक्सचेंज पेयर।
ठीक है, तो बताओ एक्सचेंज एनर्जी रिलीज कितनी? -3। ये तो बराबर हो गई, लेकिन एक सेकंड, बराबर नहीं हुई। यहां देखो ये कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहां पर एक और नई एनर्जी काम में आती है, उसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? अब ये क्या है? नहीं बोला, पेयरिंग एनर्जी। वैसे नाम से पता लग रहा है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका स्पिन एक दूसरे से हमेशा क्या होता, सॉरी स्पिन बोल रहा हूं, उनका चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? सेम। बताओ क्या दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ बैठना चाहेंगे? कतई नहीं बैठना चाहेंगे, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल है बट सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई, सबके चेहरे मुस्कुरा गए। बताओ दोनों एक साथ बैठ सकते हैं? एक ही टेबल पे नहीं बैठ सकते, है ना। और उनको बिठाना पड़े तो बिना विवाद के बिठा सकते हैं? नहीं, चलो बिना विवाद के कौन बिठा सकता है इस दुनिया में? बताओ, कोई भी नहीं बिठा सकता। मोदी जी बिठा देंगे, कोई बिठा देगा? हाँ, बांध के बिठाना पड़ेगा या फिर कोई लालच दे के बिठाना पड़ेगा, कोई ना कोई। जैसे उसका लालच क्या है कि वह सलमान खान माफी मांग ले, समझौता। और समझौता कोई तो करवाएगा। समझौता करवाने के लिए क्या खर्च करनी पड़ेगी? एनर्जी। या तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, लोग खर्च करने पड़ेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या है कि बात बिल्कुल सही है, जिन 2 लोगों में मनमुटाव है वो एक साथ बैठना, अपन तो बहुत आगे चले गए, सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई, तुम्हारी कैसे लड़ाई हुई, तुम उसके साथ नहीं बैठते, लेकिन अब वो जबरदस्ती को बिठाए, बैठना ही पड़ जाता है। कई बार होता है ना ऐसा, हुआ होगा आपके स्कूल टाइम में, छोटी क्लासेस में जब आप थे, किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, आप उससे रुष्ट होकर अलग बैठ गए, मास्टर आया, उसने बोला वहां कहां बैठा है, बैठ, मैं वहां नहीं बैठूंगा, बैठ, है ना। एनर्जी खर्च करनी पड़ी। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन का आपने बोला यहां जा, बोलता मैं नहीं आ रहा, ये तो ऐसे रिपल्सन होता है, इससे तो लड़ाई हो रखी मेरी, मतलब बैठो चुपचाप यहाँ पे आके। तो आपने उसको चुपचाप यहाँ पे लाके बिठाया, तो आपको क्या खर्च करनी पड़ेगी? कुछ एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? तो इट इज बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? पेयरिंग एनर्जी। अब जितने पेयर बनेंगे उतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। यहां तो क्या हो रही थी? रिलीज। अब आप समझो यहां एक पेयर बना, तो पेयरिंग एनर्जी सप्लाइड हो गई पी। एक पेयर बना, अगर 2 पेयर बनते तो 2p, और 3 पेयर बनते तो 3p। ठीक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो इनको वैल्यू दे दो। मान लो E की वैल्यू है 5 जूल, कितनी है? और P की वैल्यू है 1 जूल, ऐसा मान लेते हैं। तो बताओ यहां एनर्जी कितनी निकलेगी? 15 जूल। यहां टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी? -3e प्लस p। 15 तो गई, उसमें से 1 जूल यहां काम में आ गई। तो बताओ यहां कितनी रिलीज होगी? 14 जूल। कितनी होगी? 14 जूल। बताओ कहां ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। समझ पा रहे हैं? तो मैंने लिखा भी था यहां पे, देखो नहीं लिखा? हाँ लिखा, ये रहा ओवरऑल वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, लिखा तो था यहां, रहा। हाँ, हायर इज द ओवरऑल एग्रीगेट एनर्जी रिलीज्ड, मोर स्टेबल विल बी द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आप ध्यान रखना, ये लॉजिक आपसे पूछ सकता है एनसीईआरटी में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट में दिया हुआ है ना। मैं ये भी चाहूंगा कि एक बार आप उसको पढ़ भी लें, उसने पूरा जो कहानी सुनाई हुई है, बट उसका लॉजिक ये है। एक चीज और छोटी सी बता दूं, ये कोई कॉपी कर लो आप फटाफट। क्या टोटल?
हो गया? देखो वैसे कभी काम नहीं आएगा बट फिर भी लिखवा देता हूं। नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, याद मत रखना, देखो पढ़ो और जाने दो। a इंटू ए माइनस 1/2 प्लस b इंटू बी माइनस 1। यहां पर a है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद वन टाइप ऑफ स्पिन, और b क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अदर टाइप। भाई दो स्पिन हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखो, जैसे आपने मुझसे कहा कि यार बताओ 1 2 3 4 5 कितने पेयर्स बनेंगे, तो पहले गिनते हैं। देखो ये इससे एक्सचेंज कर सकता है, ये इससे कर सकता है, और ये इससे कर सकता है। सही है? आया ना? बताओ ये दोनों एक दूसरे से कर सकते हैं। कितने पेयर्स हुए टोटल? 3 क्लॉकवाइज वाले और 1 एंटी क्लॉकवाइज। लगाओ फॉर्मूला। आपके पास 3 क्लॉकवाइज वाले हैं और 1 एंटी क्लॉकवाइज वाले। बताओ 3 इंटू 3 माइनस 1/2, सॉरी 2 है, प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल 3, 2 से 2 कैंसिल 1, वैल्यू कितनी आ गई? अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो, वैसे नहीं पड़ेगी। बोलो समझ में आता है? तो समझ में आता है तो आप एक छोटा सा काम स्वयं करें। अब मतलब करना है आपको ये कार्य। तो देखिए ये है आपकी एनसीईआरटी। अब आप, ये खत्म हो गया अपना फंडामेंटल वाला पार्ट, जो चीजें आपको बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, जो मैंने आपको सिखाया। ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स हैं। मैंने आपको बताया डॉट्स किसको दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं यहां। ठीक है? ये पी ऑर्बिटल सिखाए थे, जिसकी लोब्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है वो पीएक्स, जिसकी वाई पर वो पीवाई, जिसकी जेड पर वो पी। ये पीएक्स पे लोब्स हैं, तो वाई और जेड इसके लिए किसकी तरह काम करेगा? नोडल प्लेन। किसकी तरह काम करेगा वो आप पढ़ लेना, यहां पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है? ये वाला छोड़ देना है, अपन आगे सीखेंगे। इसने वही बताया, since the lobes may be considered to lie along the x, y, z axis, they are given the designation 2px, 2py and 2pz। m की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है? It is remember that because there are 3 possibilities m, there are therefore 3 p orbitals whose axes are mutually perpendicular। ये सब तो आप देख लेना। ऐसे मैंने आपको 5 d ऑर्बिटल दिखाए थे, ये आपके 5 d ऑर्बिटल्स। ठीक है? फिर देखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, मैंने आपको n+l रूल सिखाया था कि जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। अगर दो ऑर्बिटल्स का n+l सेम है तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है? ये रहा इस तरह का। फिर हाइड्रोजन के लिए मैंने आपको सिखाया था कि हाइड्रोजन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? n पर। किस पे डिपेंड करती है? तो आप देख सकते हो 1s के लिए सबसे कम, 2s और 2p की बराबर। ठीक है? डीजनरेट, ग्राउंड स्टेट, एक्साइज स्टेट सब कुछ सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है? शील्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ये अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल जो उसने बताया है, ले आप पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ बो प्रिंसिपल, ये सिखाई दिया मैंने आपको कैसे भरते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपन ने सीख ही लिया था। ठीक है? तो ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आपको एक बार बैठकर इस एनसीईआरटी को तमीज से पढ़ना है। ये काम आपको करना पड़ेगा ताकि दोबारा कभी नहीं पढ़नी पड़े। ठीक है? तो ये कॉन्फ्यूजन लिखना उसने सिखाया, कैसे अरेंज करते हैं, हर एक लाइन अब आपको समझ में आ जाएगी बढ़िया से। इससे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिखाई दी मैंने आपको, कोवैलेंसी सिखा दी है, स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशंस। तो आपको दिख जाएगा एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन्स। एक्सचेंज एनर्जी किसे बोलते हैं ना? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पहला, और दूसरा क्या है? एक्सचेंज एनर्जी। कैसे काम करते हुए सिखाया मैंने आपको। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप जनरली चैप्टर पढ़ते टाइम हम स्किप कर लेते हैं। ये सबके कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया, रटने की जरूरत कुछ है ही नहीं अपने को। ठीक है? इसने पूरे सब एलिमेंट लिख दिए और ये खत्म हो गया अपने आप। ठीक है?
आप एक बार एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट जरूर पढ़ लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास हम आगे बढ़ेंगे यहां से, मतलब कुछ और स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल वाला पार्ट अभी के लिए अपना इतना ही बहुत है। ये सब बेसिक चीजें अपने को आनी चाहिए ताकि हम केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो एक बार सोचना ना पड़े कि यार क्या था और क्या नहीं था। और जनरली ये वाला पार्ट फिर लास्ट में छूट जाता है और इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये और सिखा दिया है। कोई डाउट?